लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुहो मिसंग को देखने के लिए आया होता है। उसके बाद हमें ली मिसंग को सीधा एक होटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो मजे कर रहा था। वो देख रहा था कि उसकी की गई एक्टिंग से लोग कितने ज्यादा बेवकूफ बन गए हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और वो कहती है, देखो तो यहाँ पे कौन है, क्या तुम हंटर इंडस्ट्री के हीरो तो नहीं? ली कहता है, अरे मैडम आप। लेडी कहती है, वहाँ जाने से पहले तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना चाहिए था। गर्ल्स चलो यहाँ से निकल जाओ। क्या आपको लगता है कि मैं हर एक चीज आपको रिपोर्ट करता फिरूंगा? लेडी कहती है, चलो भी, तुम्हें पता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। लेडी अपने मन में कहती है, क्या ही हॉरिबल पर्सनालिटी है, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ और अपनी जवानी में कोरिया का सुपरस्टार रहा। हैरानी की कोई बात नहीं है, इसकी प्राइड इसकी पर्सनालिटी में झलकती है। लेकिन फिर 3 साल पहले की तबाही के बाद इसकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से कुचल गई। इसके ए रैंक होने की न्यूज लोगों में काफी ज्यादा ट्रेंड थी, लेकिन इसका पर्सनल ड्राइवर वो एस रैंक से अवेक हुआ, जो कि कोरिया में कुछ ही है। इसकी वजह से सारी स्पॉटलाइट इसके ड्राइवर पे चली गई। अचानक से ही सारा पासा ही बदल गया, लेकिन पता नहीं किसी कारण से ये रिपर गिल्ड में ज्वाइन हो गया, जो इसके ड्राइवर एस रैंक हंटर ली टाइग्यू ने बनाया था। लेडी ली से कहती है, कैसा रहेगा अब हम बिजनेस की बात करें? ली कहता है, कैसा बिजनेस? लेडी कहती है, चलो भी अभी ज्यादा ना समझ बनना बंद करो, मैं स्टार डस्ट पाउडर की बात कर रही हूँ। क्या ऐसे समय में मैं उसे खरीद पाऊंगी? मिसंग कहता है, क्या आपने सुना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर और फैक्ट्री को मैं लूज कर चुका हूँ, मैं इतनी जल्दी आपकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता। लेडी कहती है, अरे अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वॉइस गिल्ड मास्टर ली मिसंग के पास कोई मेथड ना हो। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? ये सुन के ली थोड़ी देर चुप सा हो जाता है, लेकिन आगे वो कहता है, मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बात करके देखता हूँ क्या कुछ होता है क्या। ली मन में कहता है, अरे यार लगता है मुझे उसे ढूंढना ही होगा। इसके बाद ही हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है, यकीनन ये इटली के दूतों में से एक है। इसके बारे में अभी तो हमें कुछ बताया नहीं गया है, बस इसकी हल्की सी झलक को दिखाई गई है। आगे हमें शैडो डंजन में दिखाया जाता है, जहाँ शुहो शैडो डंजन का डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा होता है। ये सब देख के बेरू अपने मन में कहता है, यंग मोनार्क उस बात के बाद खुद को ग्रो करने में लगे हैं। आगे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक शुहो बेरू जब मिसंग को देखने के गए थे उसके बाद का है। बेरू कहता है, ली मिसंग जो स्टार डिस्ट्रीब्यूशन की चेन में सबसे ज्यादा टॉप पे है, हमें उसे इड्रीम के दूतों की इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, ये हमारा गोल है। उसके साथ सीधा कांटेक्ट करना, यकीनन बैटल की प्रोबेबिलिटी हाई है। शुहो कहता है, तो हम उससे इंफॉर्मेशन को कैसे निकालेंगे? बेरू बताता है, अगर वो खुद से नहीं बताएगा तो मुझे उसको खा के इंफॉर्मेशन को चेक करना होगा। किंग ने मुझे उन लोगों को खाने की परमिशन दे के रखी है जो कि इविल है, लेकिन यंग मोनार्क मैं ये तभी कर पाऊंगा जब आप ली मिसंग को हरा देंगे। हंटर एसोसिएशन को विजिट करने के बाद मैंने काफी तरह के हंटर को अलग अलग रैंक्स में देखा है, तो उनके हिसाब से मैं अभी आपकी रैंक को एस्टिमेट करूँ तो अभी आप एक सी रैंक के बराबर है। ग्रे डी रैंक, एसिल सी रैंक और यंग मोनार्क आप ग्रे की पोजीशन में बी रैंक के लेवल के हैं। यकीनन सेम रैंक होने के बावजूद भी काफी फर्क होता है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि एक सी रैंक को हराने के लिए 10 डी रैंक लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रिपर गिल्ड के ए रैंक के ली मिसंग को हराने के लिए स्ट्रेंथ के मामले में अभी हम काफी ज्यादा कमजोर हैं। एसिल बेरू से कहती है, बेरू तुम्हारा क्या रैंक है? बेरू कहता है, तुम्हें तो पता है मैं एक मार्शल हूँ। एसिल कहती है, पर क्या तुम अभी एक प्राइवेट ग्रेड के नहीं हो? ये सुन के बेरू बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है, चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। आगे प्रेजेंट में हम देखते कि सुहो ने डेली डंजन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। वो अपने मन में कहता है, मैंने डेली क्वेस्ट को ज्यादा से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी काउंट नहीं बढ़ा। लगता है हिडन रिवॉर्ड बस एक ही बार की चीज है। सुहो रिवॉर्ड में मिले हुए रैंडम बॉक्स को ओपन करता है, उसे एशेस की रिंग मिल जाती है। इसकी रेयरिटी डी है और इससे सुहो के सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं। सुहो रिंग को पहन लेता है और वो अपने मन में कहता है, ऐसी रिंग मिली है जिससे मेरे सेंसेस 5 से बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे अभी की सिचुएशन में कुछ खास फर्क नहीं लेके आया। मैं काफी समय से गॉब्लिन को हंट कर रहा हूँ पर लेवल भी नहीं बढ़ा है, और जब पास्ट में मैंने डीमन को हंट किया था उससे भी वुल्कान के हॉर्न का डैमेज सिर्फ 33% से बढ़ा है। मुझे तेजी से ग्रो होना होगा और बहुत ही ज्यादा कम रास्ते हैं। मुझे डंजन में जाके मैजिक बीस्ट को हंट करना होगा। आगे हम सुहो को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पे वो देख रहा था कि क्या कोई उसे डंजन में लेना चाहता है। सुहो कहता है, क्या यार बस माइनिंग और हॉलिंग टीम के लिए ही जॉब्स की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने सोचा था ऐसी कोई स्ट्राइक टीम नहीं है जो ई रैंक वाले को लेना चाहती हो। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने रूल बना के रखा है कि उनके परमिशन के बिना कोई भी डंजन के अंदर नहीं जा सकता। बेरू कहता है, यंग मोनार्क आप रिवॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं? सुहो कहता है, अगर मैं रीअवेकन हो जाता हूँ तो वो उसे आर्टिकल में लिखेंगे और हंटर एसोसिएशन के होम पेज पे लगा देंगे। मुझे इसे अवॉइड करना होगा क्योंकि इड्रीम के दूत अर्थ पे ही है ना। अपनी आइडेंटिटी का रिवील होना और अपने पापा की कमजोरी बनना मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ, और तब तो और ज्यादा जब मैं ली मिसंग को तक नहीं हरा सकता तो इड्रीम के दूतों की तो बात ही छोड़ दो। बेरू कहता है,
बात अगर एटीएम के दूतों की है तो अभी के लिए कम से कम आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सुहो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। आगे बेरू बताता है, अगर वो यहाँ मेरे आने से पहले आए हैं तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि डायमेंशनल ट्रैवल की इफेक्ट की वजह से वो पावरफुल नहीं होंगे। सुहो पूछता है कि डायमेंशनल ट्रैवल क्या है। बेरू बताता है, आउटर स्पेस से डायमेंशनल ट्रैवल करते समय एक डायमेंशनल रिफ्ट होता है जिसे क्रॉस करना ही पड़ता है। हालांकि इस डायमेंशनल रिफ्ट की वॉल्स विशेष रूप से सिकड़ी हुई यानी बहुत ही छोटी होती है। भले ही बाहर की दीवार को कितने ही फोर्सफुली एक्सपांड करने की कोशिश किया जाए वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल फॉर्म में आने लगती है। तो कोई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग होगा यकीनन उसका माना भी ज्यादा होगा, तो डायमेंशनल के ट्रैवल में उसकी और भी ज्यादा एनर्जी चली जाती है। इसलिए तो एट्रियम की इतनी बड़ी आर्मी जो आउटर स्पेस में फाइट कर रही है वो इस गैलेक्सी में घुस नहीं पाई। साथ ही यही कारण है कि अभी भी किंग यहाँ तक आसानी से नहीं आ पा रहे हैं। आसानी से बताया जाए तो जो कोई भी इतना कमजोर होगा जो आसानी से डायमेंशनल ट्रैवल कर सके पक्का वो यहाँ पे आया होगा। अब मैं समझा कि खुद को किए बिना उन लोगों ने ब्रोकी और डीमंस को क्यों यूज किया। अगर फ्यूचर में एट्रियम का इन्वेंशन होगा तो ग्रो होने के लिए ये मेरे पास परफेक्ट टाइम है। बेरू अपने मन में कहता है, लगता है अब वो समय आ गया है। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिनो बेरू से कहता है, बेरू अब जबकि मैं नहीं बता सकता कि अर्थ पे अभी सिचुएशन क्या है तो समय आने पे क्या करना है ये सब मैं तुम पे छोड़ता हूँ। अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत होगी तो ये लो और उसके पास जाओ। सुहो के लिए वो कई तरीके से हेल्पफुल होगा। प्रेजेंट में बेरू मन में कहता है, दूसरा रीजन जिसके लिए किंग ने मुझे एक की दी थी मैं उसे अब यूज करूंगा। बेरू सुहो से कुछ कहने जा रहा था लेकिन तभी सुहो चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार मैंने इसके बारे में कैसे नहीं सोचा। हंटर एसोसिएशन के रूल्स को तोड़े बिना सीक्रेटली डंजन के अंदर जाने के लिए मैं ये भी तो कर सकता हूँ। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। मोयू यहाँ पे आया हुआ होता है। कोई सुहो से कहता है, काफी समय हो गया, तुम्हारे अवेक होने के बाद ही हमारा पहली बार मिलना हुआ है ना। मैं सोच रहा था कि क्या बात हो सकती है जो तुम्हें मुझे अचानक से बात करनी है, पर लगता है तुम तो यहाँ मेरे साथ एक बिजनेस प्रपोजल लेके आए हो। सुहो तुम काफी बड़े हो गए हो। सुहो कहता है, मैं ऐसी ऑफर लेके आया हूँ जिससे आप नकार ही नहीं सकते। बेरू अपने मन में कहता है, जैसे कि यंग मोनार्क से उम्मीद थी वो उसी पर्सन के पास आए हैं जिसके बारे में मुझे मोनार्क ने बताया था। हम देख देख के सुहो यू जुनू के पास आया होता है। यू जुनू कहता है, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंकल तुम्हें डंजन में जाने के लिए जरूरी सपोर्ट दे। हाँ, हमें देखने मिलता है कि अब यू जुनू अर्जिन सॉफ्टवेयर का प्रेसिडेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।